नीचे स्टार्ट होगी। ये नीचे वाले रूम में कौन है? तो टी है नीचे। अच्छा जरा देखिएगा, बैठे होंगे सारे दोनों में कोई ना कोई होना चाहिए। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है प्लीज? चलो बेटा कल पेज एक डिस्कस हो रहा था, मैं इसे शुरू कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर कभी आपके सामने वर्ड बोला जाए तो आपके जहन में कौन से एसेट्स आएंगे? स्टार्ट किया करें सर जी, स्टार्ट कर लें बस। वो टेंजिबल एसेट्स आएंगे जो हेल्ड फॉर यूज है एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड। इनकी एग्जांपल बता दें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि इन्हें पहले एज एन एसेट आप डेबिट करते हैं और बाद में इनकी जो कॉस्ट होती है उससे उसकी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। बीच में जरा एक लैंड आई है, लैंड भी एसेट है लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज नहीं करते क्योंकि उसकी लाइफ इनडिटर्मिनेबल होती है। सुना भाई? लैंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा तो है लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ इनडिटर्मिनेबल मींस कितनी है पता नहीं है। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्लॉट हो तो उस प्लॉट की लाइफ कितने अरसे है? अब लैंड का कोई पीस है, कोई पीस ऑफ लैंड है तो कितने अरसे उसकी लाइफ है? नहीं मतलब हमें पता नहीं है, क़यामत तक है, क़यामत कब आएगी? हमारी हरकतें हैं वो तो अलग है, लेकिन वो तो रब ही जानता है कि रब ने हमें कब तक चांस देना। नहीं मैंने स्पेसिफिकली बात की कि इनडिटर्मिनेबल वर्ड बोल रहा हूँ। आप में से कुछ लोग वर्ड बोले इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो बड़ा होता है लामहदूद सॉर्ट ऑफ, तो ऐसी बात तो नहीं। लैंड की लाइफ भी कभी ना कभी एंड होनी है क़यामत वाले दिन, लेकिन क़यामत कब आनी है इसका इल्म हमारे पास नहीं है, इसलिए इनडिटर्मिनेबल। तो जिन एसेट्स की लाइफ डिटर्मिनेबल हो उनको फिर बाद में डेप्रिशिएट किया जाता है। तो लैंड इज एन एक्सेप्शन टू द डेप्रिसिएशन, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड बिकॉज इट हैज इनडिटर्मिनेबल यूजफुल लाइफ। बाकी अगर कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, उसका अगर लाइफ का एस्टिमेट है तो फिर उसकी कॉस्ट को डेप्रिशिएट किया जाता है। आइडिया ठीक है? देन फिर उसके कुछ मेथड्स होते हैं। जरा रजिस्टर खोलना, जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल लिख के रिवाइज कर लें इससे पहले कोई नई बहस करें, जरा फर्दर थोड़ी सी रिवीजन कर लें। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितनी बातें मैं करूँ प्लीज गौर से सुननी है, रिवाइज करनी है। कोई फॉर एग्जांपल अगर आपको बात ऐसी लगती है जो पहले आपने डिफरेंट सुनी हुई है तो मैं सब क्लियर जरूर कर लेनी है ताकि बाद में फिर हमें प्रॉब्लम ना आए। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की हेडिंग से कोई याद आता है मेथड्स? नंबरिंग कर लें। नंबर 1 ठीक है, हेडिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। नहीं बेटा थोड़ी सी तरह साथ साथ फार्मूलाज वगैरह की डिस्कशन भी कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स हैं। उन 5 में से सबसे पहले कॉमनली यूज्ड मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो इसका एक फार्मूला होता है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट। सबसे पहले आप कॉस्ट लेंगे, एसेट की कॉस्ट, नहीं चेयर तो मेरे ख्याल है, एक बैठ जाएंगे है चेयर ही। ये बैग देते हैं, जरा बैग मांग रहे, बैग तो बेचारे को एक जरा एक बंदा बैठ गया, बंदे की जगह।
जी सर, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अगर आपने करनी स्टेटमेंट मेथड में तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट में से फिर क्या माइनस करते हैं? रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? कोई इंग्लिश में जरूरत नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट जरा क्लियर रखें। रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? उस अमाउंट को रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं जो यूजफुल लाइफ के एंड में एक्सपेक्टेड होती है कि हमें रिसीव होनी है। तो कॉस्ट में से क्या माइनस हुआ? रेजिडुअल वैल्यू। Amount expected to be obtained from an asset at the end of its useful life, it divided by estimated useful life. यूजफुल लाइफ उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड में एसेट इस्तेमाल होने की एक्सपेक्टेशन है। पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज यूजफुल लाइफ। अपने सामने जरा पेज रखें, जरा उसमें डेफिनेशंस वहां से पढ़ लें जरा। जहां एग्जांपल्स लिखे हुए तो उसके थोड़ा सा नीचे जरा ढूंढें रेजिडुअल वैल्यू कहीं। Amount expected to be obtained from an asset at the end of its useful life. Useful life is the period over which asset is expected to be used by the entity. Entity means होता है business। लिख लें अगर नहीं पता। Entity का भी एक लफ्ज बोलूं मैं आपके सामने तो entity simply means we are talking about the business जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो useful life means जितने asset ने इस्तेमाल होना है, और residual value means इस्तेमाल होने के बाद end of the useful life अगर हमें ये expectation हो एसेट किसी अमाउंट पे बिक सकता है तो दैट पर्टिकुलर अमाउंट व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है? ठीक है सर। तो फार्मूला क्या हो गया? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। आसान से जरा फिगर्स अज्यूम कर लें, कैलकुलेटर से निकालो। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट 1 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू सपोज अगर 20,000 है, और यूजफुल लाइफ सपोज अगर 4 इयर्स है, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 4, 20,000 क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन पर एनम। लिख लें। डाटा मैंने अज्यूम किया आपको समझाने के लिए, छोटी सी बात नहीं। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ is equal to depreciation per annum. Per annum means per year. तो नीचे अगर कोई खड़ा हो तो उनसे कहिएगा जरा चेयर अरेंज करना, ये स्टेज के नीचे। नहीं नहीं, ये जो सीढ़ियों के नीचे है ना, तो नीचे जरा काइंडली कर देंगे कोई खड़ा हो सीढ़ियों के नीचे कोई खड़ा। जी सर जी, अगर यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है और स्ट्रेट लाइन मेथड में 20,000 डेप्रिसिएशन आ जाए तो सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन भी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही कैलकुलेट होती है। मींस उसे अगर नेक्स्ट ईयर भी वर्किंग करनी है डेप्रिसिएशन की तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ही करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। सही है? देन एक छोटा सा फॉर्मूला और भी पता होना चाहिए। मैंने कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की है 1 लाख माइनस 20,000, तो 1 लाख माइनस 20,000 करके जो 80,000 आंसर आ रहा है उसका भी एक नाम होता है, तो वो भी एक फॉर्मूला लिखे नीचे। एक टर्म होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट। एक कैलकुलेशन है डेप्रिशिएबल अमाउंट की जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर वही कॉस्ट 1 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000 किया जाए तो जो टोटल 80 आया था उसको कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट तो इसका नाम है, इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ जी हाँ जी, इसका एक मीनिंग भी जरा लिखिएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मीनिंग ये है, ये जो 80,000 रुपये आया है इसका मीनिंग है टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। एक एसेट ने अपनी यूजफुल लाइफ में जितना टोटल डेप्रिशिएट होना है, टोटल डेप्रिसिएशन
ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के दौरान जितने रुपीज से एसेट ने कम होना है, डेप्रिशिएट होना, उसे कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। और अगर डेप्रिशिएबल अमाउंट को ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाए, डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो ईयर वाइज फिगर आएगी उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। 20,000 क्या है? डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो अगर डेप्रिशिएबल अमाउंट को ईयर्स में डिवाइड कर दें, ईयर वाइज एलोकेट कर दें, तो ईयर वाइज अमाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। और जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है यूजफुल लाइफ में, उसे कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करने का वे क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, टोटल अमाउंट आ जाएगी। और उसी की बेस पर फॉर्मूला देखें, अगर उसी को टोटल को ईयर से डिवाइड कर दें तो देन क्या चीज आएगी? डेप्रिसिएशन। तो इन वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस एक्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट होती है और डेप्रिशिएबल अमाउंट पूरे सालों की इकट्ठी एक दफा अमाउंट कैलकुलेट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 लाख रुपए कॉस्ट है और 2 लाख रुपीज रेजिडुअल वैल्यू है, तो 10 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख, 8 लाख इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। और अगर इस 8 लाख को नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड कर दें तो जो डिवाइड करके फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। हमेशा ईयर वाइज फिगर कैलकुलेट होके आती है। ओके प्लीज याद रहेगा। देन बेटा यही स्ट्रेट लाइन मेथड में एक डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का ऑल्टरनेट वे भी होता है। तो नेक्स्ट लिखें ऑल्टरनेट वे। ये अभी पूरा रजिस्टर पे लिखते रहिएगा, अलग अलग क्वेश्चन में जरूरत पड़नी है तो मैंने आपको याद करवाना है कि क्या क्या है, ढूंढना है। ऑल्टरनेट वे टू कैलकुलेट alternate way to calculate depreciation in straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड में एक तो भी ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। लेकिन अल्टरनेटिवली समटाइम्स पहले रेट निकाल के भी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। तो ये पहले जरा सुन लीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हेडिंग लिखी, हेडिंग लिखकर रखिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक अल्टरनेट वे ये है कि सबसे पहले फॉर्मूला यूज करने की बजाय आप रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। मैं अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात नहीं कर रहा, इस मेथड की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट कैलकुलेट करना तो फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ देन मल्टीप्लाइड बाय 100 करके परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। लिखें फॉर्मूला, बस मिक्स नहीं कीजिएगा, अलग-अलग बहुत से सुनेगा बातें। अगर वही डाटा यूज करें जो ऊपर था तो 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ क्या अज्यूम किया हमने, 4 into 100, 1 डिवाइड बाय 4 into 100 करके जरा आंसर फाइंड आउट करें। जी फ्रेंड्स, 1 डिवाइड बाय 4, वेयर इज कैलकुलेटर? प्लीज प्लीज ढूंढे कहीं। लास्ट लाइन वालों ने रेडी रहना, मैं आपसे इंटरेस्टेड हूँ। 1 डिवाइड बाय 4 into 100 क्या आंसर आ रहा है? तो अनदर वे इसके स्ट्रेट लाइन मेथड में आप यूजफुल लाइफ को इस्तेमाल करके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। तो फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इनटू 100। जब ये रेट आ जाएगा फिर इसे यूज कैसे करें, नेक्स्ट ये देखें बोर्ड पे। इस रेट की बेस पे अगर आपने ईयर 1 फर्स्ट ईयर ऑफ द एसेट की अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो तरीका बेटा ये होता है कि आप कॉस्ट ढूंढेंगे, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय रेट कर देंगे। मीन्स से फॉर एग्जांपल अगर उसी डाटा को यूज करना जो पहले आया था, 1 लाख रुपीस कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, वही डाटा यूज कर रहा हूँ जो ऊपर लिखा था। रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 25% है, कैलकुलेट कर दें जरा।
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट, आंसर आएगा प्लीज 80,000 हो जाएगा ना? नहीं 80,000 हो जाएगा ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 25%, क्या आंसर आ रहा है? तो आंसर वही आएगा जो आपके फॉर्मूले से आया, लेकिन समटाइम्स रेट की बेस पे भी वर्किंग करनी पड़ सकती है। तो आपने रेट किससे मल्टीप्लाई करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट से, और डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। एक मिनट में कंप्लीट कर लूं अपनी बात। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है तो सेकंड ईयर में भी आपने इसी तरह वर्किंग करनी है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इट मींस हर साल जितने भी ईयर्स होंगे यूजफुल लाइफ के, आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करके रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास पर एनम डेप्रिसिएशन ईयर वाइज कैलकुलेट होती रहेगी। सिमिलरली थर्ड ईयर भी और फोर्थ ईयर भी, अगर रेट आ गया है स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल वो रेट डेप्रिशिएबल अमाउंट से ही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, लिख लें। वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर किसी के जहन में आ रहा हो कि WDV से रेट मल्टीप्लाई होता है, उसकी मैं बात बाद में करता हूँ। इस मेथड में रेट निकालने की बात की है मैंने, स्ट्रेट लाइन मेथड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? एक नजर रिवाइज कर लें जो बातें हैं, कोई कंफ्यूजन स्ट्रेट लाइन मेथड में, कोई और चीज में आ रही है? देखें देखें जो अभी लिखा है आपने। एनी कंफ्यूजन सर? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में बाय डिफॉल्ट तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बोल दें जरा मेरी तरफ देख के। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर कभी रेट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इनटू 100। और रेट को अगर अप्लाई करना है तो हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करके आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और डेप्रिसिएशन पर एनम इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड रिमेन सेम। ठीक है जी, सेकंड मेथड का नाम लिखा है। बेटा जो चीज रहेगी उसको छोड़ दें, आप आगे चले मेरे साथ। काइंडली प्लीज क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें, इस तरह टाइम वेस्ट है यार। इस वक्त छोड़ दें, जो हो गया वो फिर बाद में देख लीजिएगा। सेकंड मेथड लिखें। द नेम ऑफ द सेकंड मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस। जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट चाहिए होता है। सबसे पहले क्या हमेशा ढूंढना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में? रेट। अगर एग्जामिनर रेट बता दे आप उसी रेट की बेस पे वर्किंग करेंगे, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और एग्जामिनर रेट ना बताए तो फिर रेट आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज, आता है किसी के ध्यान में? हमेशा रेट चाहिए, लेट मी रिपीट, हमेशा रेट चाहिए। अगर एग्जामिनर बता दे तो फिर तो आप वही यूज करेंगे बेटा, और अगर एग्जामिनर रेट नहीं बता रहा तो फिर किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस एन, देन अंडर रूट है रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, और देन परसेंटेज में आंसर फाइंड आउट करने के लिए इनटू 100 भी करेंगे। ये सभी जहन में आता है सर? एन क्या मतलब है? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। आरवी किसे कहा मैंने? रेजिडुअल वैल्यू, और कॉस्ट तो कॉस्ट ही है। अब कैलकुलेशन करनी सबने करनी है, और अगर की भी हुई है तो रिवाइज करनी है। डाटा में 1 सेकंड अज्यूम करके लिखता हूँ जरा, वही जो ऊपर मैंने यूज किया था। सपोज एन 4 ईयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, और कॉस्ट है
सपोज 1 लाख रुपीज है। इंडिविजुअली पहले जरा ट्राई कर लें, इंटू 100 करके आंसर फाइंड आउट कर लें। फिर अगर किसी को नहीं याद आता तो मैं जरा याद करवा देता हूँ कि कैलकुलेटर के कौन से आइकन्स यूज होते थे। सब लोग प्लीज ट्राई करें, किया होगा आप लोगों ने। 1 माइनस n अंडर रूट 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। लास्ट लाइंस में से मुझे किसी ने आंसर बताना अपने कैलकुलेटर पे, लेकिन करके भाई ने साथ वाले कैलकुलेटर पे देखना शुरू कर दिया। कैलकुलेटर ही नहीं है सर। चलिए ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना आंसर भेजें। पॉइंट्स में आंसर आएगा तो पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स पे राउंड अप बस कर लीजिएगा। 33.12 समथिंग होना चाहिए मेरा। 1 to 5, 1 3 कर लें, 1 to 5 कर लें, राउंड अप कर लें। इस तरह तरीका रख लें कि पॉइंट्स के में अगर आंसर आ रहा हो तो रेट आप मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे जाकर राउंड अप कर लें। पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स पे जाके राउंड अप कर लें, 1 3 शायद हो जाएगा। ठीक है, तो 33.13%। 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट में आंसर आ गया। जिन बच्चों का नहीं आ रहा प्लीज एक दफा दोबारा ट्राई करें। 24.95 नहीं आ रहा। ये नीचे वाले रूम में है कोई बच्चा, ये टीए कोई है? ये जरा काइंडली चेक कीजिएगा, जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा इनको बताएं कैसे वर्किंग होनी है। ये क्लास में जो फिजिकली सामने मेरे बैठे हैं हजरात, कितने लोगों का ये आंसर नहीं आया? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। और अगर सबका आ गया तो मुझे बता दें ताकि ऐसे टाइम ना वेस्ट हो। सबका आंसर 33.13 आ गया सर? ये आ गया सर? कोई कंफ्यूजन किसी की? कैलकुलेटर में 1 लिखे सर, अगर नहीं आया पहले 0 कर दें। कैलकुलेटर पे लिखे 1, माइनस का साइन ढूंढें, 4 ढूंढें। अब मेरा ख्याल आपके पास भी इस तरह कैलकुलेटर होगा। अगर ऐसा ही है तो शिफ्ट के साथ मेरा ख्याल बटन आइकन आएगा, एक शिफ्ट दबाना है आपने, और उसके बाद आपने ऊपर ढूंढना है। मेरे पास जो आइकन है ऊपर सेकंड थर्ड लाइन में है, 1 2 3 थर्ड लाइन में 4th डिजिट है। इसमें से स्क्वायर रूट खोल जाए, अंडर रूट खोल जाएगा, बनता है। और अब इसमें फिगर पुट कर लें, 20,000 सॉरी 2,000 सॉरी 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू, प्रेस करें। पॉइंट में भी आंसर आएगा तो इंटू 100 करके परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 13.125 आ रहा है। मैंने उसे पॉइंट्स में 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ किया, तो 33.13 सबका आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया? रिड्यूसिंग माइनस मेथड में हमेशा रेट चाहिए। अगर एग्जामिनर बता दे तो एज इट इज यूज करेंगे, और अगर एग्जामिनर ना बताए तो जरा मेरी तरफ देख के फॉर्मूला बोल दें कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 माइनस n अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट। फिर जब वो रेट आ जाएगा तो उसे यूज कैसे करेंगे ये भी जरा रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो डेटा हमने अज्यूम किया इसके बेस पे डेप्रिसिएशन की तरह कैलकुलेशन करवा दें। एक लाइन पहले मैंने करनी है, मुझे करवानी है, उसके बाद फिर आपने अपना इंडिविजुअली करना है। उसमें कुछ कॉलम्स में बनाना चाह रहा हूँ, जरा कम्प्रिहेंसिवली बात हो जाएगी। तो वो कॉलम्स कितने बनेंगे पहले मैं बना दूं, फिर बाद में आप देख के बनाइएगा। तो अगर मैंने ईयर 1 की वर्किंग करनी है, फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट की, आप बेटा बिना लिखें एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, जरा बात पूरी कर दूं फिर वो कहाँ तक मैंने जाना, फिर आप बाद में देख के कॉलम्स बना लीजिए। नेक्स्ट फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लफ्ज सुना आप लोगों ने? डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हो जाएगी उसे फिर मैं एक्यूमुलेट करूंगा,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आ जाए तो उसकी बेस पे फिर मैं WDV लफ्ज सुना कभी? WDV कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा ये जरा एक सेकंड में कर दूं, जरा कुछ याद भी आ जाएंगी चीजें, फाइनली रिवाइज कर रहा जरा। साथ साथ मैं प्लीज इन वर्ड्स को जरा एक्सप्लेन भी करूंगा, मेरे साथ रहना है, बहुत सा सुनिएगा। फर्स्ट ईयर अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है तो आपने बेटा कॉस्ट ढूंढनी है। तो क्या थी फॉर्मूले में कॉस्ट? 1 लाख। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी, वो फार्मूले में आ चुकी है और फार्मूले में उसका इफेक्ट आ गया। तो फर्स्ट ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, व्हिच मींस इन दिस केस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 33.13%। सिर्फ आपने कैलकुलेटर यूज करना। फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? कॉस्ट से विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू आंसर आया 33,130। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट हो गई। अब अगर एक ही साल गुजरा है, एक्यूमुलेटेड का मीनिंग होता है टोटल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस होता है जो टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई है या जो टोटल डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दी है। अगर एक ही साल गुजरा है तो क्या है, जितनी डेप्रिसिएशन है उतनी ही एक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेटेड मींस क्या बताया मैंने? जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है। तो अगर एक ही साल है तो इतनी ही चार्ज हुई है इसके फिलहाल। बल्कि फर्स्ट ईयर में हमेशा क्या चीज किसके इक्वली होती है? डेप्रिसिएशन ही एक्यूमुलेटेड क्यों हो जाती है? क्योंकि वही अभी टोटली चार्ज हुई होती है। लेकिन अगर सेकेंड ईयर में वर्किंग कर रहे होंगे तो फिर जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है और जो सेकेंड ईयर में चार्ज हुई उसको प्लस करके एक्यूमुलेटेड बोलेंगे। अगर 5 साल गुजर गए हो तो जितना पीरियड गुजर गया होगा उस पीरियड की डेप्रिसिएशन का प्लस करके जो फिगर आएगी वो एक्यूमुलेटेड कहलाएगी, और जो डेप्रिसिएशन है वो फॉर द ईयर की फिगर होगी। ठीक है। फाइनली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद एक मैंने WDV एब्रीविएशन लिखी है। WDV किस चीज की एब्रीविएशन है? रिटन डाउन वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? आंसर बताएं सॉल्व करके। 66,870। कैसे ये फिगर? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। WDV का बेटा मीनिंग क्या होता है ये जरा एक तो है ना इसकी कैलकुलेशन। WDV का मीनिंग ये बनेगा, डाटा देखें गौर से। 1 लाख का एसेट था, 33,130 डेप्रिशिएट हो गया है, तो एसेट जितना रिमेनिंग रह गया है वो WDV की फिगर होती है। जितना एसेट डेप्रिशिएट होने के बाद रिमेनिंग बच गया है उसे WDV बोलते हैं। तो एक साल के बाद ये एसेट कितने का रह गया? 66,870। फिर दूसरे साल के एंड में कितना रह जाएगा? जितनी WDV होगी। तो WDV का एक तो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन उस WDV का मीनिंग क्या होता है कि एसेट अब रिमेनिंग कितना बच गया। 5 साल बाद जो WDV आएगी वो क्या बता रही होगी कि 5 साल बाद एसेट कितना रह गया। तो कॉस्ट किसे कहते हैं? जिस पे खरीदा था। और WDV किसे कहते हैं? जो अमाउंट बच गई है आफ्टर द डेप्रिसिएशन। समझ आ गई बात? अब लिखें पहली लाइन पर दूसरी लाइन मुझे वर्किंग करवाइए। एक टेबल सॉर्ट अप बना लो। लास्ट लाइन में जो बच्चे बैठे हैं सही नजर आ रहा है? लास्ट लाइन। यकीनन आप लोगों ने ये बातें पढ़ी सुनी होंगी। मेरी आज की इस डिस्कशन का मकसद ये है कि जब चीज़ें पढ़ी हैं सही रिवाइज हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, तो सीरियस लीजिएगा। ये ना कहिएगा ये तो मुझे आता है, ये मैंने नहीं लिखना, इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा। सब कुछ सीरियस लें, गौर से सुने, लिखें जहाँ जहाँ जो जो कुछ लिख रहा हूँ।
जी सर। नहीं सर, ये एग्जैक्ट वैल्यू डेप्रिसिएशन क्योंकि एस्टिमेटेड है, इसलिए मुझे चांस 1 लाख रुपीज तो शायद हमें पता है कि इंकर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है वो कुछ एस्टिमेट्स की बेस पे है, उसमें रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेटेड है और उसमें लाइफ भी एस्टिमेटेड है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो है ये एस्टिमेटेड अमाउंट होने की वजह से हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक एसेट इतना रह गया। हो सकता है इसकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो, मार्केट में हो सकता है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो, हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि ये एसेट इतने का रह गया। अब मार्केट में ये कितने का वो फिर हमें मार्केट से पता चलेगा, तो मार्केट वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं इस डब्ल्यूडीवी से, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड है, इसलिए डब्ल्यूडीवी भी एक एस्टिमेटेड फिगर, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। एक्चुअल फिगर हमें तब पता चलेगी जब हम इसे मार्केट में बेचने के लिए लेके जाएंगे हमारे इस एसेट को, तो वो कम और ज्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि ये कैलकुलेशन के रिजल्ट में है और वो मार्केट फोर्सेस के मुताबिक डिमांड सप्लाई की बेस पे, तो उसमें डिफरेंस हो सकता है। और फिर जो डिफरेंस होगा उसका क्या करना है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज ही शुरू हो जाए। ये बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू इसलिए माइनस नहीं होती क्योंकि ये जो रेट कैलकुलेट हुआ है, इस रेट की कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपने रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर कर लिया हुआ है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट डिडक्टिंग एनी रेजिडुअल वैल्यू। डब्ल्यूडीवी किस चीज की एब्रीविएशन है, प्लीज लिख लें, रिटर्न डाउन वैल्यू। वे डेफिनेटली कैरिंग अमाउंट भी वर्ड्स हैं, बुक वैल्यू भी वर्ड है, बहुत कुछ और भी, नेट बुक वैल्यू भी है, इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल एक एक वर्ड जरा पढ़ना है। रिटर्न डाउन वैल्यू, कैरिंग अमाउंट। रिटर्न डाउन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। लेकिन जो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोगों के लिए बेटा मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास की भी कोशिश की थी, लेकिन पता मुझे इसमें ये चला उसमें 2-3 लोगों से ज्यादा कोई था ही नहीं। आपके साथ कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर हुए थे, तो जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोशिश तो करूंगा कि कुछ रिवाइज हो जाए, लेकिन ये डेफिनेटली इन चीज़ों से आपका गुजारा नहीं होना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए डिस्कशन है जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, तो जिन्हें डब्ल्यूडीवी के एप्लीकेशन का आइडिया नहीं। मुझे खतरा ये है कि आप लोगों ने पहले डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ी हुई, तो अगर नहीं पढ़ी हुई तो वो लेक्चर्स में कवर करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़नी है, इस तरह फिर शॉर्टकट्स का फायदा नहीं है। आप लोग तो क्लियर है ना प्लीज, आप सब लोगों ने कल कहा था हमने सब कुछ पढ़ा हुआ, तो होपफुली मैं मजाक ही कर रहा हूँ। जी सर, सेकंड ईयर पे आते हैं, कौन सा मेथड डिस्कस हो रहा है सर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सेकंड ईयर की वर्किंग पहले पूरी करवा दें, उसके बाद फिर आपका थर्ड भी आप कीजिएगा, फोर्थ भी आप कीजिएगा। सेकंड ईयर से ऑनवर्ड, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर और उससे ऑनवर्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट पिछले साल की डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं सेकंड ईयर में हूं तो पिछले साल मींस फर्स्ट ईयर के एंड पे जो डब्ल्यूडीवी थी उससे रेट मल्टीप्लाई होगा। अगर आप फोर्थ ईयर में होंगे तो जो थर्ड ईयर के एंड पे डब्ल्यूडीवी होगी। मुझे फिगर बोले मैं किसको यूज करूं, तो सेकंड ईयर में आप जो पिछले साल की डब्ल्यूडीवी है उसको उठाएंगे, देन रेट वही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर बताएं काइंडली, आंसर पॉइंट प्लीज, पॉइंट्स में अगर आए तो राउंड ऑफ करते रहना। 22154 का नाम बताएं, डेप्रिसिएशन ऑफ द सेकंड ईयर, कंसंट्रेट करें, क्या लिखना शुरू हो गया देख देख के, एक मिनट करवा दें। व्हाट इज 22154? डेप्रिसिएशन ऑफ द सेकंड ईयर। अब नेक्स्ट कॉलम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मीनिंग जरा फाइनल कर लें। पिछले साल की डेप्रिसिएशन क्या थी, 33130 डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन, दोनों का सम करें 55280। ये किस किस साल की डेप्रिसिएशन सम करके आई है, 284 सर जी, 284 सॉरी यार, किस किस साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हो गई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, वो डेप्रिसिएशन जो टोटल चार्ज हो चुकी है सालों में, अगर 2 साल गुजरे हैं तो 2 सालों में जितनी चार्ज हो गई है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने कैसे फाइंड आउट की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन प्लस हो गई। अब डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला क्या भी फाइनल हुआ है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट वही लाख है, 1 लाख में सब क्या माइनस करेंगे,
55,000 to 84 माइनस करें, 1 लाख माइनस 2 लाख 55,000 to 84 आंसर आएगा 44716 is WDV at the end of second year. What is the formula of WDV? Cost minus accumulated depreciation ही याद रखें, लेकिन डेफिनेटली बोर्ड पे एक सेकंड देखें, एक WDV कैलकुलेट करने का भी ये भी हो सकता है सेकंड ईयर में 66,000 लिखें, 66,870 पहले साल की WDV, पहले साल के एंड पे WDV। इसमें से किस साल की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है? 66,870 में फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है। इसमें से सिर्फ अगर सेकंड ईयर की माइनस कर दें या क्यूमुलेटेड, सिर्फ अगर सेकंड ईयर माइनस करें तब भी ये फिगर आ सकती है, चेक करें आती है 66,870 माइनस 22,154, पहले साल की ऑलरेडी उसमें माइनस थी, सेकंड ईयर की भी अगर माइनस करें तो WDV आ जाएगी। लेकिन काइंडली आपने प्लीज हमेशा कौन सा फॉर्मूला ज़हन में रखना है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। ऑल्टरनेटिवली वे पता तो होना चाहिए, लेकिन काइंडली हमेशा क्या यूज करें? कॉस्ट उठाएं और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करके WDV कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? नोट करें और इसके बाद फिर सेकंड ईयर के बाद थर्ड एंड फोर्थ ईयर कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं बाद में फिर फिगर्स लिखता हूँ। बेटा कोई और टर्म्स अगर जहन में आ रही हैं तो प्लीज काइंडली अभी रहने दें, सब कुछ हो जाएगा, जो वर्ड्स आ गए हैं पहले उनको फाइनल करें। बहुत कुछ ऑल्टरनेटिवली भी यूज होता है, मिस्टर अब्दुल्ला इंशाल्लाह बात कर लेंगे, काइंडली साथ साथ इस वक्त रहे। कंप्लीट करें सर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। ये मोबाइल्स के बस की बात नहीं है, प्लीज कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर आज नहीं है तो प्लीज कल जरूर हो। मोबाइल तो इस काम के लिए होते ही नहीं है, जो काम जिस चीज का उससे वही लेना चाहिए। तो मोबाइल के तो बहुत से और यूजेस हैं, कैलकुलेशन तो बेचारे की जिम्मेदारी ना लगाए। कंप्लीट करना सर। बेटा कैलकुलेशन करनी करें प्लीज, इस सब नहीं करें। 1 लाख कॉस्ट है और 55,284 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन करनी, प्लीज साथ साथ वर्किंग करें। थर्ड ईयर हो गया प्लीज? थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन बताइए। 14,814। जी बेटा पॉइंट्स को प्लीज रुपीज में राउंड ऑफ करके बात खत्म करनी है। रेट अगर आएगा तो 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लिया करेंगे, और अगर कभी रुपीज में आंसर पॉइंट्स में चला जाए तो इंशाल्लाह रुपीज को राउंड ऑफ करके पॉइंट्स की बजाय राउंड ऑफ करके लिखें। रेट आए तो 2 डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कर लें पॉइंट्स के बाद, और अगर रुपीज लिख रहे हो तो उसे करनी रुपीज में राउंड ऑफ करके बस बात खत्म कर लिया करेंगे। राउंडिंग ऑफ की है पहले कभी? कभी जिंदगी में की है सर? इंशाल्लाह वैसे ही करनी है, कोई नया काम नहीं करना। ये कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर लिखवा दे लास्ट लाइन में। थर्ड ईयर की एक्यूमुलेटेड 70098। सबको पता है कैसे है ये फिगर? 3 साल अगर गुजर गए हैं तो तीनों सालों की टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगी। और फाइनली 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन is equal to the WDV at the end of the third year. 29901 29902 लास्ट ईयर कंप्लीट करें। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स रेट मल्टीप्लाई हो रहा है WDV से। 9907 एक्यूमुलेट होकर फिगर आ जाएगी
8005 और रिमेनिंग WDV आफ्टर 4 years रह जाएगी 19995। यहां तक जरा कंप्लीट कर लें, फिर 5th ईयर मुझे करवाइएगा। नहीं आप ना कीजिएगा, 5th ईयर बड़ा चैलेंजिंग है। नहीं इकट्ठे हो जाए जरा यहाँ तक करना ना शुरू हो जाएगा, वो मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों नहीं होना। तो 1 मिनट जरा 4th ईयर तक आ जाए जरा। नहीं ठीक है, लेकिन एक उसमें फिर मसला भी है ना। 4th ईयर तक फिगर्स आ गई या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी आ गई? ये 5th ईयर मैंने वैसी बात की है, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। मैं अभी बात बताता हूँ क्या मसला। तो 4th ईयर की वर्किंग तक मसला। अभी सेसेट की बड़ा लाइफ क्या थी जो हमने रेट निकाला था ढूंढा था। तो 4 इयर्स के बाद हम फिर वर्किंग क्यों नहीं कर रहे? तो मेरा लेकिन सवाल आपसे ये है कि जरा WDV देखें, ये एसेट जीरो तो हुआ नहीं है, ये एसेट जीरो तो हुआ नहीं, तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। कंसिडरेशन प्लीज, हमारा ये डाटा जो था हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इसने जीरो होना है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी लाइफ के एंड में कुछ अमाउंट बच जानी है। असल में वो अमाउंट थी 20,000, लेकिन यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है 19,995। तो वो जो रेट हमने थोड़ा सा राउंड अप किया ना, ये 125 की बजाय 13 की है, तो उस राउंडिंग ऑफ की वजह से सेकंड लास्ट कॉलम देखें जहाँ आ रहा है 8005, 5 जरा यहाँ ज्यादा आ गया एक्यूमुलेटेड में, वही 5 फिर कम हो गया उस WDV में। तो असल में ये जो फिगर बची है ये किसके इक्विवेलेंट है? रेजिडुअल वैल्यू के, और जो 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो रेट को राउंड ऑफ करने की वजह से आ रहा है। तो क्या एसेट उतना रह गया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? अब इससे फर्दर डेप्रिशिएट नहीं होना। लाइफ के एंड पे एसेट कितने अमाउंट के बराबर बच जाना चाहिए? रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बच जाना चाहिए, और ये रेजिडुअल वैल्यू के इक्विवेलेंट अमाउंट बच गई हुई है। तो इसके साथ एक सेंटेंस लिखें जरा, दिस इज WDV, this is WDV which is equal to, which is approximately equal to residual value at the end of the useful life. तो समटाइम्स कैलकुलेशन करते हुए राउंडिंग ऑफ की वजह से इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स का अगर डिफरेंस आ जाए तो उसे हमेशा आपने इग्नोर करके वर्किंग करनी है। तो ये जो 19,995 है ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 की रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल है। एग्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं आया? रेट को हमने राउंड ऑफ किया, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि हम सारे पॉइंट्स लिखना शुरू हो जाए, तो फिर तो शायद एक कैलकुलेशन भी पूरी ना हो। तो रेट को राउंड ऑफ करने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, वरना ये अमाउंट किसके इक्वल है? रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल है। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? 5वें साल में क्यों वर्किंग नहीं कर रहे? लाइफ ही खत्म हो गई, लेकिन एसेट क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20,000 का बच जाएगा, और अब अप्रोक्सीमेटली एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बच गया। डन हो गया प्लीज? रेजिडुअल सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अब याद रहेगा कैसे वर्किंग करनी है। रेट का फॉर्मूला फाइनली बोल दें एक दफा, 1 minus n under root residual value divided by cost and then whole multiplied by 100। फर्स्ट ईयर रेट मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट से, और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड WDV से। थर्ड मेथड का नाम लिखा, sum of digits method, sum of years digits method। अब क्वेश्चन में एग्जाम में कौन सा मेथड आना है ये एक अलग डिस्कशन है इस वक्त, उस तरफ ना जाइएगा। एग्जामिनर हमें जिस मेथड से कहेगा अकॉर्डिंगली हमने वर्किंग करनी है, आइडिया सबका होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड में क्या स्टेप्स होते हैं पहले जरा सुन लीजिएगा, बाद में फिर एक टेबल सा बन जाएगा तो आप नोट कीजिएगा।
मैं उसी फिगर्स को यूज करूंगा जो ऊपर हमने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज की थी। जरा देखिएगा एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट 100,000, रेजिडुअल वैल्यू वही 20,000 और लाइफ 4 इयर्स। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बाद सम ऑफ डिजिट्स में अगर आपने वर्किंग करनी हो तो उसका स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपने लिस्ट डाउन करने होते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ को। तो अगर 4 इयर्स हैं तो मैं क्या लिखूं, 1 2 3 4। अगर 10 इयर्स लाइफ होती तो 10 तक सही कैसे लिखता सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ इयर्स, पहला स्टेप क्या हो गया, लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ इयर्स। देन सेकंड स्टेप होता है इन इयर्स का, इन डिजिट्स का आपने सम कर लेना, विच मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस 4। आंसर बताएं सर जी, कर लें सर। तो 10 क्या आ गया, इन डिजिट्स का सम आ गया। तो ईयर्स को डिजिट्स में लिखना है 1 2 3 4 करके, अगर 4 इयर्स लाइफ है इनका सम करना है, 10 बन जाएगा। लेकिन अगर यूजफुल लाइफ ज्यादा हो तो फिर समटाइम्स हमें ये टोटल करने में टाइम लग सकता है कैलकुलेटर पे। सपोज अगर 10 इयर्स है, 20 हो जाए, 50 इयर्स हो जाए, 100 इयर्स हो जाए। अगर तो ईयर्स 4 या 5 है फिर तो शायद इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर ईयर्स ज्यादा हो जाए तो टोटल करने के लिए भी एक फार्मूला है। किसका फार्मूला बताने लगा, ये जो मैंने 10 सॉल्व किया कैलकुलेटर पे हो सकता है, लेकिन अगर ईयर्स ज्यादा हो जाए तो इसी 10 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला एक है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज n, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर यहाँ भी यूज करना चाहूँ तो यहाँ भी हो सकता है। कैसे, n कितना था 4, 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 4 प्लस 1 ब्रैकेट में कितना हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, टोटल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। अब फॉर एग्जांपल अगर लाइफ 100 इयर्स भी हो तो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करके भी वर्किंग हो सकती है। तो अगर तो लाइफ 4 या 5 इयर्स तक है फिर शायद फार्मूला यूज करने की बजाय वैसे प्लस करना है, लेकिन अदरवाइज फार्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो व्हाट आर द टू स्टेप्स यहाँ तक हो गए, लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ इयर्स, देन सम द डिजिट्स, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, नहीं याद आता, देन ठीक है मुझे समझ आ गया, जो मेरे साथ होनी मुझे समझ आ रही। ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है इसका फिर नेक्स्ट कॉलम में सर मैं इधर हूँ, मेरी आवाज इधर सर। इन 1 2 3 4 इयर्स को फिर अब हमने नेक्स्ट कॉलम में रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा, 4 3 2 एंड 1। अगर 10 इयर्स लाइफ होती तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो लिस्ट जो हमने नंबर ऑफ इयर्स को लिस्ट किया था उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख के फाइनली आपने इसको डिवाइड करना है इन इयर्स को, रिवर्स ऑर्डर में जो आपने लिखे 4 3 2 1 को डिवाइड बाय सम ऑफ इयर्स। कहां से ले रहा हूं 10, ये जो टोटल किया था इससे क्या हो रहा है 4 बाय 10 2 बाय 10 1 बाय 10 एक फ्रैक्शन बन गई है। ईयर 1 की फ्रैक्शन है 4 बाय 10, ईयर 2 की फ्रैक्शन है, ईयर 3 की फ्रैक्शन है और 4 की फ्रैक्शन है। तो एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ है बेटा, इसको फिर आपने अप्लाई करना है अगर एग्जामिनर मांग ले। और फिर फाइनली इस फ्रैक्शन को जो ईयर वाइज बन जाएगी आपने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ईयर 1 2 और 3 रिस्पेक्टिवली 4 आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। हर साल इन फ्रैक्शंस को आपने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मींस डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन का आंसर फाइंड आउट कर लेना है। समझ आ रहा है सबको, कुछ स्टेप्स हुए हैं। फर्स्ट स्टेप बोल दें क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स को लिस्ट डाउन कर लें, नंबर 2 टोटल कर लें, नंबर 3 रिवर्स ऑर्डर में लिख के क्या करें टोटल्स की फ्रैक्शन बना लें, टोटल के साथ फ्रैक्शन बना लें और देन हर साल की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें डेप्रिशिएबल अमाउंट से, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में दोबारा एक दफा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे और फाइनली लास्ट कॉलम में फिर डब्ल्यूडीवी भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप टेबल बना लें और आखिरी जो 3 कॉलम रह गए हैं ये फिर आप मुझे फिल करवाइएगा, ये वर्किंग लिखकर।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं सारी बात को? सॉल्व कर सकते हैं वैसे, तो अगर यहाँ तक लिखे तो कर लें कंप्लीट, मैं भी लिखता हूँ। ईयर वाइज जरा फिगर सॉल्व करें। 4/10 multiplied by 80,000 and so on. ये फिगर सॉल्व कर रहे हैं, कौन गया डेप्रिसिएशन के कॉलम पे? 4/10 multiplied by 80,000 हो जाएगा 32,000, 24,000, 16,000 and 8,000। 1 lakh minus 20,000, 80,000 रिस्पेक्टिव ईयर्स में हर साल, और मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ दैट रेलिवेंट ईयर, 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10। बन रही फिगर्स? एक्यूमुलेटेड फाइनल करें। क्या मतलब होता है एक्यूमुलेटेड? नहीं बेटा, सम कह के बात खत्म ना करें सर, बढ़िया। किसका सम? जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है उसका सम, अगलियों का नहीं, जो हो गई है। तो फर्स्ट ईयर अगर है तो एक ही साल गुजरा, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन इज एक्यूमुलेटेड हो गई। सेकंड ईयर में किस किस को प्लस करेंगे? 32 प्लस 24, 56,000 जो 2 सालों की चार्ज हुई थी। ये तीनों सालों की, पहले 3 सालों की टोटल एक्यूमुलेट हो गई 72,000, फिर प्लस 8,000, 80,000। तो आफ्टर 4 इयर्स जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी वो सारी चार्ज हो गई है ईयर वाइज। WDV है 1 लाख माइनस 32,000, 68,000, 44,000। देख के एज इट इज बोर्ड से देख के लिखने का बड़ा कोई फायदा नहीं, प्लीज सॉल्व करें। 28,000 एंड 20,000। जी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आएगी, मेथड कोई भी हो, अगर आपकी वर्किंग सही है तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपकी जो WDV है वो रेजिडुअल वैल्यू की इक्विवेलेंट आएगी। अब यहाँ कोई हमने ऐसा राउंडिंग ऑफ नहीं की है, इसलिए एग्जैक्टली 20,000 आ रहा है। जी बेटा लास्ट लाइन में खास तौर पर बैठे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है सारा? WDV कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सुना दे जरा, लास्ट लाइन वाला से पूछ रहा हूँ। लास्ट लाइन कॉस्ट माइनस, नहीं रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू वहां है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कॉस्ट में तो फिर WDV आएगी। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV, और कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मीनिंग ढूंढना भी मैंने लिखवाया था। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज होनी है, जो ड्यूरिंग द लाइफ चार्ज होनी है। और WDV क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू का मीनिंग क्या है? हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक हमारा एसेट ईयर वाइज कितने का रह गया, कितना रह गया। तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड से अगर वर्किंग करें तो 1 साल बाद रह गया है 68,000 का, 2 साल बाद कितने का रह गया, एंड सो ऑन, और 4 साल बाद फिर अपनी रेजिडुअल वैल्यू के इक्विवेलेंट रह गया। ठीक है, तो ये प्लीज सही टर्म्स क्लियर कर लें, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? सब कुछ क्लियर है? दो बड़ा छोटे छोटे मेथड्स और भी हैं जिनका आइडिया होना
जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मेथड नंबर 4 लिखें। कौन से 3 हो गए? नेक्स्ट लिखें मशीन आर मेथड। मशीनरीज के लिए, मशीनरीज की डेप्रिसिएशन के लिए समटाइम्स मशीनरी के आर्स को बेस बना के डेप्रिशिएट किया जाता है। मशीन आर मेथड मशीनरीज के लिए फैक्ट्रीज में नॉर्मली इस्तेमाल होता है। इसमें करना क्या होता है, पहले इसका एक फॉर्मूला लिखें। इसमें एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर आर कैलकुलेट होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका फॉर्मूला मिलता जुलता है, लेकिन वहां स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला बोलेंगे, इसको बेटा डिवाइड करते हैं ईयर्स में। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय ईयर्स, यूजफुल लाइफ। तो वहां डेप्रिसिएशन आ जाती है पर ईयर। लेकिन अगर हम ये चाहें कि डेप्रिसिएशन आर्ली पता चल जाए, घंटों के हिसाब से पता चल जाए, तो वही कॉस्ट है। लिखे फॉर्मूला, कॉस्ट लेंगे आप, माइनस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू, एक सेकंड जरा, लाइट आता है। बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं सर, उन्होंने लाइटें जलाई हैं सर, मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है सर। प्लीज काइंडली 2 मिनट जरा प्लीज। किधर है सर, किधर है? हाँ जी, जैसे तो एक कोई क्लासेस में ये बंद हो गया होगा, इसका यूपीएस नहीं चला, ये कंडी पर आएगी तो ये दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ये भी ऑन कीजिएगा, वैसा भी ये वाला ऑन करना, बंद हो गया इसका यूपीएस साथ ही बंद हो गया, नीचे चल रहा है।
इसके नीचे वाला बटन होता है, इसके नीचे। ये तो नहीं मसला करके ये इधर बच्चों को रीज्वाइन करना पड़ेगा, पता नहीं है, बंद हुआ है। इधर इधर तो आ रहा है, बस मेरी डिवाइस पे तो आ रहा है। जरा चेक कीजिएगा ना, ताकि उधर बाद में कॉल। नीचे वाला को तो नहीं मसला, ये भी बंद हुआ है, इसको भी देखना। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है इस वक्त, बताइए। काइंडली जरा 2 मिनट वेट कीजिएगा, बाकी जरा सिस्टम चल रहा है। ये बंद है यहाँ से, चल। आप लोग इस तरह करें, जरा 2 मिनट रजिस्टर पे अपना सर रख के आंखें बंद कर लें, पुट योर हेड डाउन, बचपन जरा रिकॉल करें, छुट्टी की बात करके प्लीज ताल्लुकात खराब ना करें। मोबाइल ऑफ कर दें, ऐसी डिस्टर्बेंस होगी, आराम से सो जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आवाज देकर आपको जगा लूंगा। कोई नहीं सर, 2 मिनट रेस्ट कर। नीचे स्टार्ट हो गया? नहीं, नीचे स्टार्ट। चलिए यहाँ से स्टार्ट होना है। ये अब चेक करवा लीजिएगा बाद में यूपीएस वैसा क्लास के बाद।
सही कर रहा हूँ। नीचे फाइनल है सर। चलो बेटा सॉरी, आज वापस आ जाए प्लीज, उठ जाए। जज़ाकल्लाह बेटा। मशीन और मेथड की बात हो रही थी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है? रेट ऑफ मशीन और डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या लिख रहे थे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय, अब यहाँ ईयर्स की बजाय आवर्स में लाइफ लेंगे तो डिवाइडेड बाय होता है एस्टिमेटेड आवर्स, एस्टिमेटेड टोटल आवर्स। मीन्स टू से इस केस में आप लाइफ को ईयर्स में काउंट करने की बजाय ये काउंट करते हैं कि आपकी जो मशीनरी है वो कितने टोटल आवर्स अपनी लाइफ में इस्तेमाल हो सकती है। तो रादर देन काउंटिंग द लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स, मशीन और मेथड में क्या काउंट होता है? एस्टिमेटेड टोटल आवर्स, जितने अरसे, जितने आवर्स मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। तो बात समझ आ रही है प्लीज? अब डेफिनेटली कैसे पता चलेगा? ये किसी सप्लायर से पूछेंगे, या अगर हिस्टोरिकली इसी तरह की कोई मशीन हम पहले यूज कर रहे थे वो पूछेंगे, और अगर पहले नहीं भी यूज कर रहे थे तो उसका फिर कोई ना कोई बेस्ट गेस करने की कोशिश करेंगे। तो लाइफ को ईयर्स में काउंट करने की बजाय लाइफ को आवर्स में एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? रेट पर आवर। मसलन फॉर एग्जांपल फिगर्स में अज्यूम कर रहा हूँ, लिखें जरा डाटा। सपोज 50 लाख की मशीन है, कॉस्ट 5 लाख रुपीस रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है, और ये एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख आवर्स ये मशीन अपनी टोटल लाइफ में इस्तेमाल होगी। तो 50 लाख कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल आवर्स, आंसर फाइंड आउट करें। फिफ्टी लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 45 लाख हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1 लाख आंसर आ जाएगा 45। तो व्हाट इज 45? 45 रुपीज पर आवर। डेप्रिसिएशन इज 45 रुपीज पर आवर, पर 1 आवर। मीन्स से हमारी वर्किंग ये कहती है कि अगर मशीन 1 घंटा इस्तेमाल होगी तो 45 रुपीज डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो क्या यहाँ से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मशीन जितने घंटे इस्तेमाल हुई है अकॉर्डिंगली उसकी डेप्रिसिएशन क्या आएगी? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मशीन और मेथड? कैलकुलेट द रेट पर आवर, और देन हाउ टू यूज दिस मेथड। यहाँ तक नोट कर लिए? फॉर्मूला समझ आ गया? करना बेटा ये होता है, नेक्स्ट पहले सुन लीजिएगा। अगर ईयर 1 है और आप ईयर 1 की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन मशीन और मेथड, तो करना अब आपने ये कि जो फर्स्ट ईयर में मशीन जितने आवर्स इस्तेमाल हुई होगी वो एक्चुअल आवर्स अब आप एस्टिमेट करेंगे, बल्कि शायद एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एक्चुअल आवर्स आप काउंट करेंगे। एस्टिमेट तो वो होते हैं जो एक्चुअल आवर्स का पता ना हो। तो फर्स्ट ईयर में अगर ये मशीन लेट्स अज्यूम 1000 आवर्स इस्तेमाल हुई है, तो ये क्या है? 1000 मैंने क्या लिया? एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स जो मशीन यूज हुई है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा
45 से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितने रुपीज आ जाएगी, 45,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो व्हाट इज 1000 एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, डेफिनेटली अज्यूम मैं कर रहा हूँ। तो एक्चुअल आवर्स को आप रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती जाएगी। नोट करने यहाँ, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। तो रेट पर आवर एक शुरू में कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसकी बेस पे फिर एक्चुअल आवर से ईयर वाइज आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट हो जाएगी। कि इस वक्त जरा नमाज का जो टाइम है थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है, तो फिलहाल क्लास हम ख़त्म ही उस वक्त करेंगे जब नमाज पढ़नी है, लेकिन कुछ अर्से बाद ये शायद और पीछे आ जाएगी, तो फिर अकॉर्डिंगली ब्रेक किया करें। तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मिलजुल के क्लास के बाद ही तो 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है? तो अभी नमाज फिर एंड में ब्रेक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे नमाज का टाइम पीछे आएगा इंशाल्लाह क्लास को 2 हिस्सों में अलग-अलग डिवाइड करके पढ़ा करें। ठीक है सर जी? क्लास का एंडिंग टाइम जरा मेरी तरफ देख के बताना सर। एंडिंग टाइम आपको क्या बताया गया था? एंडिंग टाइम क्या बताया गया था सर? तो बारे में नोट करूं, कल भी मैंने आप लोगों का टाइम कम इस्तेमाल किया है, वो भी मेरी तरफ एक बोझ है। अगर कभी और भी है तो मैं सब एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अब बेफिक्र रहिएगा, एक्यूमुलेटेड टाइम इंशाल्लाह इकट्ठे कर लेंगे, उसका फिर अलग प्लान करेंगे कि उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, हमारा टाइम वही है शुरू का और एंड का जो आपको पता है। आज मैंने जरा आपकी तरफ देख के बात इसलिए करी कि नमाज मेरे ख्याल आपके जहन में आ रही थी, मेरी तरह के नौजवान नहीं सारे नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, तो एक ही दफा 10 मिनट तक ब्रेक करता फाइनल कर लेते हैं क्लास को। ओके हो गया यहाँ तक प्लीज? अगर सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है माय डियर, तो सेकंड ईयर में क्या करेंगे, पहले एक्चुअल आवर्स ढूंढेंगे। एक्चुअल आवर्स लेट्स अज्यूम नेक्स्ट ईयर 2500 आवर्स काम हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 45 कैलकुलेट हुआ है। आंसर सॉल्व कर दें प्लीज, आंसर सॉल्व कर दें सर, आंसर सॉल्व कर दें सर। सर जी 112, ये क्या आंसर्स का नाम क्या है, क्या आ रहा है? एप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है ईयर वाइज, किसको बेस बना के? आज को बेस बना के। अगर यहाँ भी हम एक्यूमुलेटेड फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो दोनों सालों की एक्यूमुलेटेड आ जाएगी। उसको अगर कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो डब्ल्यूडीवी आएगी। वो सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज हैं। मशीन और मेथड में करना ये होता है कि पहले रेट पर आवर कैलकुलेट करना है और फिर जो एक्चुअल आवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं ईयर वाइज उससे वो रेट मल्टीप्लाई करना है। इसी से मिलता जुलता एक लास्ट मेथड लिखना, यूनिट्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड कहना। ये बड़ा वो आप लोगों के साथ मैसेज करवाता हूँ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप शामिल नहीं, मैं अभी क्लास के एंड में जरा मैसेज करवाता हूँ नंबर, फिर उस पर आप अप्लाई कीजिएगा। ये बड़ा एक्चुअल आवर्स का पता चलेगा, मैं एग्जामिनर ने डाटा दिया होगा, एग्जामिनर हमें डाटा देगा, हम उसकी बेस पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेटली बेटा इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है पैसे नहीं बेटा, ये इस वक्त एक्यूमुलेटेड हम कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड आएगी। तो एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट करने का ये वे नहीं है, आप पहले डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर प्लस करके एक्यूमुलेटेड निकालेंगे। तो जो मैंने 2500 बेटा लिखा है ये सिर्फ सेकंड ईयर के आवर्स है, फिर थर्ड ईयर के आवर्स होंगे उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एक्यूमुलेट अगर आपने करना तो फिर आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दें। ठीक है, ये बेटा मैं सबके लिए मैसेज करवाता हूँ। ये प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड भी बेटा मशीनरी से रिलेटेड ये मेथड यूज होता है, रादर देन कि हम आवर्स में वर्किंग करें। इस मेथड में हम किस बेस पे वर्किंग कर लेंगे, वो जो हमने आवर्स एस्टिमेट किए थे उसकी बजाय हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये मशीन टोटल कितने यूनिट्स बनाएगी। तो मिलता जुलता सा फार्मूला होगा। सबसे पहला काम हो जाएगा कि आप डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट करेंगे, पर आर की बजाय बोले क्या करेंगे,
पर यूनिट, तो डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट, क्या फार्मूला बन जाना चाहिए इसका? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू एंड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल यूनिट्स रादर देन ईयर्स, रादर देन आवर्स। अब आप यूनिट्स के एंगल से टोटल लाइफ एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेटेड टोटल यूनिट्स जो इस मशीनरी को बना के, जो इस मशीनरी को सॉरी यूज करके आप बना सकते हैं, उसकी एस्टिमेशन करेंगे। डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फिगर्स गिवन होंगी। अगर सॉल्व कर लें तो सपोज 8 लाख रुपीस कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू सपोज 1 मिलियन रुपीस है, और 50,000 यूनिट्स आप सपोज ड्यूरिंग द लाइफ एक्सपेक्टेड है कि बनाएंगे। फिगर सॉल्व करें। एट मिलियन माइनस 1 मिलियन 7 मिलियन हो जाएगा, 70 लाख डिवाइड बाय 50,000, क्या आ रहा है जी आंसर? व्हाट इज 140? डेप्रिसिएशन 140 रुपीस पर यूनिट, 140 है ना, 140 रुपीस पर यूनिट। क्या मतलब होगा 140 का? जब एक यूनिट बन जाएगा तो 140 रुपीस डेप्रिशिएट हो जाएंगे, दो बनेंगे तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अब इसका भी क्या करना है इस रेट का? ईयर वाइज आप आज की बजाय क्या एस्टिमेट करेंगे? एक्चुअल यूनिट्स लेंगे, हर साल यूनिट्स बन रहे हैं उसके एक्चुअल यूनिट्स उठाया करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट टू गेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर आपने 1200 यूनिट्स बनाए और रेट था 140, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी। सॉल्व कर लें। सेकंड ईयर में सपोज आपने 1800 यूनिट्स बनाए, रेट वही 140 इस्तेमाल होता जाएगा, तो ईयर वाइज आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ईयर 1 में 1200 यूनिट्स और ईयर 2 में सपोज 1800 यूनिट्स एंड सो ऑन। जो भी यूनिट्स एक्चुअली बने होंगे उसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। बताइए काइंडली आंसर। 168 पहला और सेकंड वन 252। तो ये किस चीज के आंसर्स आ रहे हैं? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाइज फिगर्स आ रहे हैं, ठीक है। एक नजर काइंडली रिवाइज करना, प्लीज करना, आप जाना ही है, कुछ नहीं करना, बस पैकिंग करने से पहले एक नजर रिवाइज करके उठाएं, कोई कंफ्यूजन घर लेके नहीं जाए। मैंने चाहा आज बेसिक्स एक दफा दोबारा रिवाइज हो जाए ताकि आगे जाके जब वर्किंग हो तो फिर आपके जहन में चीजें फ्रेश हो। एक नजर इंडिविजुअली रिवाइज करें खामोशी से प्लीज। आवाज सिर्फ उसकी है जिसने क्वेश्चन पूछना। 45 पर आवर का बेटा मतलब है, पर आवर मीन्स होता है पर 1 आवर। तो हमारा ये रेट ये कहता है कि अगर मशीन 1 घंटा इस्तेमाल होगी तो 45 रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और 140 रुपीज ये कह रहे हैं कि एक यूनिट बनाने से हमारी मशीन की वैल्यू में 140 रुपीज की कमी आ जाएगी। और अगर 1200 यूनिट्स बनेंगे तो 1,68,000 रुपीज की रिडक्शन होगी। डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो 1200 यूनिट्स बनाने से 1,68,000, और अगर 1800 यूनिट्स बनेंगे 140 के हिसाब से तो 2,52,000 रुपीज हमारी मशीनरी डेप्रिशिएट, ठीक है। हमें बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन है बताया, तो ये टेंशन ना ले, हमें कैसे पता चलेगा, हमें एग्जामिनर बताए, और अगर हमें ना बताए तो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा। रियल लाइफ को अभी छोड़ देते हैं, अभी हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रियल लाइफ में अभी हम जब पहुंचेंगे तो बहुत कुछ और हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह, वो भी चीजें आपको पता चलेगी। तो अभी रियल लाइफ से हम दूर हैं, पहले जरा बुक्स का नॉलेज पढ़ लें।
एनी अदर कंफ्यूजन सर? मेरा टाइम ही नहीं आपके पास सवाल पूछने का, लेट हो रहे हैं लग रहा है। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हम अज्यूम करते हैं हर साल सेम। नहीं सर जी, मतलब रेट एक ही दफा कैलकुलेट होना है, 25% पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है सालाना, तो सालाना रेट 25% है। 4 सालों में 25 25 25 25 करके 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा। 100 रुपए ने 100% ऐसे डेप्रिशिएट होना ना मैक्सिमम, तो 25% का मतलब है 4 सालों में पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा। 25 25 25 25 100 हो जाएगा। तो हर साल अगर 25 25 डेप्रिशिएट करेंगे तो पूरा डेप्रिशिएट होगा। ठीक, चले सर जी इंशाल्लाह एक नजर रिवाइज करके आपने आना है। कल हम बाकी कोशिश करेंगे कि नई कोई डिस्कशन स्टार्ट हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह भी जमात होगी, नमाज पढ़ के जाइएगा जो लोग पढ़ के जाना चाहते हैं। नहीं एक्यूरेट इसमें कोई भी नहीं है, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। मसलन जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग से हर साल सेम बेनिफिट्स होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन बेहतर है। मशीनरी जो होती है उससे हमें शुरू के सालों में ज्यादा फायदा होता है, फिर ऐसा ऐसा फायदा कम होता है। तो उसके लिए बेहतर है कि या तो रिड्यूसिंग यूज किया जाए या सम ऑफ डिजिट्स यूज किया जाए या आज की बेस पे। तो ये हर एसेट के लिए सेम नहीं, डिफरेंट एसेट्स पे डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होने चाहिए। जिस तरह एसेट फायदा दे रहा है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन मेथड्स लगते हैं। ये एक सेकंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन तो नहीं प्लीज आएगा? नहीं बेटा बस अब क्लास खत्म है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दें, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये बेटा इंशाल्लाह बुक इस वीक में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डिस्पैच करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये अगर रेट नहीं देगा तो हम वर्किंग कर लेंगे, एग्जामिनर बेटा बताएगा। रेजिडुअल वैल्यू बेटा उस वैल्यू को कहते हैं जो एसेट की लाइफ के एंड में मिलनी है। ठीक है, जो एसेट की लाइफ के एंड में अमाउंट मिलनी हो उससे रेजिडुअल वैल्यू कर, एसेट को बेच के एक्सपेक्टेड हो। ये वो मैं नंबर सेंड करवाता हूँ, उसमें फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। ये बेटा आपको डिस्पैच करेंगे आपके एड्रेस पे इंशाल्लाह इस वीक में। आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा, फिर आप अपना एड्रेस सेंड कीजिएगा, उस पर डिस्पैच करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।